देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। स्वागत है आप सभी का आपका राज्य आपकी खबरों में। चलिए, खबर यूपी के कानपुर से है, जहां पर कानपुर का ऐतिहासिक गंगा मेला कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आपको बता दें कि कानपुर का ऐतिहासिक गंगा मेला क्रांति से जुड़ा है। रंगों को हथियार बनाकर फिरंगियों से 5 दिनों तक लड़ाई लड़ी है और 1942 में हुआ यह घटनाक्रम 83 वर्ष बाद भी गंगा मेले के उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। अनुराधा नक्षत्र के दिन कानपुर में हटिया गंगा मेले का उत्सव मनाया जाता है और इस दिन कानपुर में होली से भी ज्यादा रंग खेला जाता है। आपको बता दें कि शनिवार को गंगा मेला की शुरुआत पार्क से हुई और जहां पर विशेष साज सज्जा व बैंड बाजे के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जहां पर कानपुर के पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार और एडिशनल सीपी हरीश चंद्र, डीसीपी पूर्वी श्रवण कुमार सिंह ने झंडारोहण किया है और बैंड बाजे की धुन पर राष्ट्रगान गाया गया है। आपको बता दें कि आचार संहिता के चलते डीएम राकेश कुमार इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हुए हैं। उसके बाद हटिया मेला कमेटी के आयोजकों द्वारा अबीर गुलाल लगाकर एक दूसरे को बधाई दी गई है और उस अवसर पर हास्य कलाकारों ने भी अपनी प्रस्तुति दी है। वही कार्यक्रम में कई गणमान्य जन भी मौजूद नजर आए। सभी देशवासी शहरवासियों को होली गंगा मेले की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं बधाई। ये जो गंगा मेला मनाया जाता है, ये देश की आजादी का पर्व है। हमारा देश आजाद हुआ सन 1947 में। कानपुर वासी हटिया वासियों ने सन 1942 में आजादी का जश्न मनाया। सन 1942 में अंग्रेजी हुकूमत ने होली खेलने की पाबंदी लगा दी थी। हटिया वासियों ने ऐलान किया कि ये हमारा धार्मिक त्योहार है, हम इसे पूरी शान शौकत के साथ मनाएंगे। जैसे ही होली खेलना प्रारंभ किया, तिरंगा झंडा फहराकर भारत माता की जय, हम आजाद हैं के नारे लगाए। चारों तरफ से अंग्रेज पुलिस ने इस पार को घेर लिया। जो होली खेल रहे थे सबको ले जाकर जेल में डाल दिया। पूरे शहर में इसकी बहुत तीखी प्रतिक्रिया हुई। कहा कि जब तक ये बंदी रिहा नहीं किए जाएंगे, हम हर रंग खेलते रहेंगे। 2 दिन 3 दिन 4 दिन रंग चला। ये हटिया का गंगा मेला है, कानपुर का गंगा मेला। पूरा विश्व इस गंगे मेले का इंतजार करता है और बड़े सौभाग्यशाली लोग हैं जो इस गंगा मेला में शामिल होते हैं। ये एक ऐतिहासिक पर्व है जो कि देश की आजादी को लेकर यहाँ की शुरुआत हुई थी और अभी तक ये प्रथा बनी है। उस प्रथा को बनाए रहने में क्षेत्रीय लोगों के अलावा ये जो हमारे अगल बगल 2 मूर्तियां बैठी हैं, इनका मेन योगदान है। तो पूरे कानपुर की तरफ से हम इन दोनों का धन्यवाद देते हैं और सोसाइटी और कमेटी का धन्यवाद देते हैं जो इस परंपरा को जीवित करे। अपने अंदाज में आप क्या किस तरीके लोगों को आप शुभकामनाएं देंगे गंगा मेला? इस बार की शुभकामनाएं कुछ अलग तरह से है। कहा कि हमारे यहाँ चुनाव है, बहुत शांति से गंगा मेला मनाएगा। उसके बाद मतदान जरूर करेगा, आपसी मतभेद नहीं करेगा और बढ़िया से जैसे हमेशा गंगा मेला मनता है। पहले यहाँ मौज लो, फिर शाम को सरसैया घाट में आशीर्वाद लो जाके बुजुर्गों का। देखिए, हटिया मेला एक ऐतिहासिक परंपरा है जिसके तहत कानपुर में आज बहुत व्यापक रूप से हर्षोल्लास से होली मनाई जाती है। इसका एक इतिहास है। अंग्रेजों ने 1942 में यहाँ के नवयुवकों को होली खेलने के आरोप में जेल में भेज दिया था और फिर पूरा का पूरा कानपुर उसके बाद होली खेलने लगा और उस विरोध में, और तब तक खेलता रहा जब तक वो छूट नहीं गए। आज के दिन प्रत्येक वर्ष उनको जेल से छोड़ा गया था और उसी के याद में पूरा शहर बहुत उमंग और हर्षोल्लास से उस विजय उत्सव के रूप में त्योहार मनाता है। ये धार्मिक सद्भावना का भी प्रतीक है, जहाँ सभी धर्म के लोग मिलकर इस त्योहार को खेलते हैं। मैं खुशी है कि आज इस मौके पे मैं परंपरागत रूप से इसका उद्घाटन कर रहा हूँ। आप लोग सभी लोग इस होली मेला में गंगा मेला को ठीक से मनाएं और इसका आनंद लें। और अब खबर यूपी के मथुरा से है, जहां पर मथुरा थाना पुलिस की गौ तस्करों से मुठभेड़ देखने को मिली है। पुलिस ने मौके से आरोपित तस्कर को कब्जे से 2 अवैध तमंचा, 1 अवैध पौना और 9 जिंदा कारतूस, 3 खोखा कारतूस व 1 कार जब्त की है। जी हां, साथ ही 2 जिंदा गौवंश के साथ गिरफ्तार किया गया है।
आपको बता दें कि जहां चरण पहाड़ी के पास 3 शातिर गौ तस्करों की पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई है, वहीं पुलिस ने मौके से घायल उपचार के साथ CHC बरसाना भेजा है आरोपी को। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आज बरसाना पुलिस को सूचना मिली थी कि क्षेत्र में कुछ गौ तस्कर गायों को ले जाने के लिए आए हुए हैं। इस सूचना पर बरसाना पुलिस के द्वारा चेकिंग आरंभ करी गई। जब वो चरण पहाड़ी के पास पहुंचे तो वहां पर एक सेंट्रो गाड़ी आती हुई दिखाई दी। जब उस सेंट्रो गाड़ी को रुकने का इशारा किया गया तो उसमें से उतर करके 3 लोग गोली चलाते हुए भागने लगे। पुलिस के द्वारा भी आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग करी गई, जिसमें कि गोली इन तीनों बदमाशों के पैर में लगी है, जिनका के नाम हनीफ, इरशाद और जाहिद है। ये सभी नूह हरियाणा के रहने वाले हैं तथा पहले भी इनके ऊपर गौ तस्करी के मुकदमे दर्ज हैं। घायल बदमाशों को नज़दीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। इनके पास से भारी मात्रा में तमंचे, गोलियां तथा 2 जिंदा गोवंश बरामद हुआ है। इसके अतिरिक्त यूपी के मैनपुरी में 2 महीने पहले विवाहित महिला लापता हो गई है, तो वही गांव की ही महिला पर भगा ले जाने का आरोप भी सामने आया है। आपको बता दें कि लापता हुई महिला को ढूंढने के बाद पता चला कि वो गांव की ही शातिर युवती का बाहर आना जाना लगा रहता है। इस मामले को लेकर थाना कोतवाली में अभी तक कोई सुनवाई नहीं होने की बात भी सामने आई है, जहां मैनपुरी SP कार्यालय में कार्रवाई करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया है और मामले पर कार्रवाई की मांग भी की गई है। मेरा नाम है विक्रम, मैं एटा से हूँ, विलेज वृंदावन। मेरी शादी हुई थी लखौरा प्रॉब्ली थाना। किसके साथ शादी हुई? बंदना के साथ शादी हुई 17 फरवरी। उसके बाद में होली के अवसर पर ये उसके मम्मी पापा उसके निभाने आए थे, ठीक है। 14 मार्च को सिलवा के ले गए। 22 मार्च को वो गायब होगी। मुझे शाम की सूचना मिली थी। किसके संग गायब हुई है, क्या पूरा मामला है? फ्रेंड थी रागिनी नाम। यूपी के हरदोई जनपद में 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चलने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो होने के बाद हरदोई पुलिस प्रशासन हरकत में आया है और मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि हरदोई जनपद की सांडी कोतवाली क्षेत्र में मुरौली कठियारिन का वीडियो सामने आया है। वहीं पीड़ित ने हरदोई पुलिस अधीक्षक केशव चंद्र गोस्वामी से न्याय की गुहार लगाई है और कहा है कि वो अपने घर की तरफ जा रहा था। उसी दौरान पहले से ही घात लगाए दबंगों ने उसको पहले गाली गलौज की और फिर उसके साथ लाठी डंडे व पत्थर से ही उसकी जमकर पिटाई की गई, जिसका वीडियो स्थानीय लोग ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। तो वही पुलिस अधीक्षक ने मामले को गंभीरता से देखते हुए सांडी कोतवाली पुलिस को जांच करने के साथ ही कार्रवाई के भी निर्देश दे दिए हैं। और अब खबर यूपी के मैनपुरी से है, जहां पर आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस अधीक्षक मैनपुरी द्वारा जुम्मे की नमाज और आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। और साथ ही इसको लेकर पुलिस टीम ने थाना कोतवाली शहर अंतर्गत पुलिस बल एवं पैरामिलिट्री फोर्स के साथ पैदल गश्त कर आम जनमानस को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। और अब खबर यूपी के बिजनौर से है। जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे ही पुलिस सतर्कता के साथ पोलिंग बूथों का निरीक्षण करने में लगी हुई है। और इसी कड़ी में बिजनौर के शेरकोट कस्बे में तेज तर्रार SP नीरज कुमार जादौन ने बूथ का निरीक्षण किया है और बूथों पर CCTV सहित अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए उचित व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि जब से जनपद में SP ने कार्यभार संभाला है, तब से अपराधी भूमिगत हो गए हैं। और आपको ये भी बता दें कि तेज तर्रार SP ने अपराध की रोकथाम के साथ साथ अन्य व्यवस्थाओं में भी सुधार लाए हैं। चुनाव को शांतिपूर्ण कराने के लिए SP नीरज कुमार जादौन, SP पूर्वी धर्म सिंह मारछाल और धामपुर SDM व थाना अध्यक्ष धीरज कुमार ने संयुक्त रूप से बूथों का निरीक्षण कर जानकारी भी ली है। शेरकोट थाना क्षेत्र में जो बड़े मतदान केंद्र हैं, जिसमें 5 से अधिक पोलिंग बूथ हैं, उन मतदान केंद्रों का मेरे द्वारा भ्रमण किया गया, निरीक्षण किया गया।
ये भी देखा गया कि जिन बस्तियों में ये मतदान केंद्र है वहाँ प्रॉपर फैसिलिटीज़ हैं कि नहीं, वहाँ पे टॉयलेट्स की व्यवस्था है कि नहीं, पानी की व्यवस्था है कि नहीं, साथ ही साथ वहाँ पर बाहर कैमरे की व्यवस्था है। ये सारी व्यवस्थाओं के बारे में चेक किया गया। SDM साथ भी थे यहाँ पे, SDM उसकी पूरी साथ भी थे, उनको भी बता दिया गया कि व्यवस्था सुनिश्चित करना। कुछ जगह पर कुछ फर्नीचर फिक्स था, उसको भी चेंज करना। यूपी के बिजनौर में बंद बोरी में एक विवाहिता का शव पड़ा मिला है। बाद में की बोरी बंद हाथ पर बांधा विवाहिता का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। वहीं मौके पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण जमा हो गए हैं। दरअसल पास पड़े बैग में मिले आधार कार्ड के आधार पर सुनैना द्विवेदी के रूप में मृतका की पहचान हुई है और घटना हरपालपुर थाना क्षेत्र में महिला की ससुराल के आसपास की बताई जा रही है। वहीं मौके पर पहुंचे मायके वालों ने ससुराल वालों पर हत्या का भी आरोप लगाया है। मामले को लेकर हरदोई की सांडे पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और ये वो घटनास्थल की तस्वीर है, बिजनौर से ये तस्वीर सामने आ रही है। के बैरमपुर के बैरमपुर कतलपुरवा मार्ग पर एक महिला का शव हरे रंग के प्लास्टिक के बोरे में पड़ा हुआ मिला था। उसके बगल में उसका बैग भी मिला था, जहां पर बैग की तलाशी ली गई तो उसमें आधार कार्ड मिला, जिसके आधार पर उसकी पहचान की गई कि ये सुनैना डॉक्टर ऑफ ज्ञानंद पांडे कमरौली निवासी सुरसा की है और इसकी शादी हरपालपुर थाने में हुई थी। तो मृतका के शव को शादी हुए अभी 3 साल ही हुए हैं और मृतका स्वयं आती जाती थी अपने ससुराल मायके अकेले ही। तो ससुराली जनों की तलाश की जा रही है और मायके वालों का आरोप है कि ससुराली वालों से उनकी पटती नहीं थी। दोनों एंगल पे जांच की जा रही है। तारीख जो प्राप्त होगी उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। बाकी मजिस्ट्रेट द्वारा पंचायतनामा तैयार कराकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। और अब खबर यूपी के चंदौली से है, जहां पर लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तिथियों की घोषणा होते ही जनपद में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। आपको बता दें कि इसी क्रम में कुछ दिनों पूर्व एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में क्षेत्रीय समाज के युवक द्वारा बीजेपी पार्टी के उम्मीदवार के प्रति तीखे शब्दों से यहां पर रोष व्यक्त की जा रही है, नाराजगी जताई जा रही है। वीडियो वायरल होने के बाद प्रतिक्रियाओं का दौर काफी लंबा चला और इसे क्षेत्रीय समाज की नाराजगी और भाजपा पार्टी के अंदर भीतर घात की महक तक आने लगी। हालांकि युवक ने बयान जारी कर सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हुए राजनीतिक कयासों पर विराम लगा दिया। जो वीडियो वायरल हुआ है वो मैं सिद्धांत सिंह, जो वीडियो वायरल हुआ है उसका कोई अस्तित्व नहीं है। नशे की हालत में हम थे, जो हो गया। क्षत्रिय समाज हमेशा विकास के लिए रहा है, चंदौली के हमेशा रहेगा। और जो हम वायरल वीडियो मेरा हुआ है नशे की हालत में, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कर लेते हैं बड़ी खबर की और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एलजेपी आर्ड ने की लोकसभा प्रत्याशियों की घोषणा। रामविलास पार्टी वाले एलजेपी ने की लोकसभा प्रत्याशियों की घोषणा। हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां पर वैशाली से वीणा देवी को बनाया गया है उम्मीदवार। खगड़िया से राजेश वर्मा, जमुई से अरुण भारती को टिकट। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एलजेपी आर्ड ने की लोकसभा प्रत्याशियों की घोषणा। ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर समस्तीपुर से चुनाव लड़ेंगी शांभवी चौधरी और इसी के साथ वैशाली से वीणा भारती को और हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान। वैशाली से वीणा देवी को बनाया गया है उम्मीदवार। खगड़िया से राजेश वर्मा, जमुई से अरुण भारती को टिकट और हाजीपुर से खुद चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे। समस्तीपुर से चुनाव लड़ेंगी शांभवी चौधरी। हाजीपुर की अगर बात की जाए तो हाजीपुर से चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे। रामविलास पासवान का ये गढ़ माना जाता है हाजीपुर और यहां से चिराग पासवान खुद चुनाव लड़ेंगे।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर मुकेश लाइव जुड़ गए हैं। मुकेश कुमार, मुकेश जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए कि जिस तरीके से अब एलजेपी रामविलास पासवान वाली पार्टी जो है उसने अब उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, अब आगे क्या कुछ लग रहा है? क्या उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी की गई है इसको लेकर आगे आपके पास क्या कुछ जानकारी है, बताइए विस्तार से। ये जो उम्मीदवारों की घोषणा है वो लिस्ट प्रेस रिलीज किया है पार्टी ने। प्रेस रिलीज में 5 नाम दिया गया है, लेकिन जो नाम घोषित की गई है उसमें जो अगर कहें जो विशेष क्या है तो वीणा देवी जो है, जो पिछली बार बगावत किया था वीणा देवी ने और पशुपति पारस के इसमें पाले में चली गई थी और चिराग का साथ छोड़ दिया था और ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि इस बार वीणा देवी को शायद टिकट नहीं दिया जाएगा। लेकिन दिनेश सिंह जो उनके पति हैं उन्होंने बातचीत की और उनके चूंकि सभी पार्टियों में उनके अच्छे संबंध हैं, उसके बाद चिराग के साथ उन्होंने पैचअप किया और फिर से वीणा देवी को जो है वहां से टिकट दिया गया है। बाकी जो सभी चेहरे हैं उसमें सभी चेहरे नए हैं। जो चिराग पासवान भले ही दूसरी बार जो है सांसद तीसरी बार होंगे, लेकिन चिराग पासवान इससे पहले जमुई से थे और इस बार हाजीपुर की लड़ाई वो लड़ रहे थे और एनडीए में आने के बाद से उनकी जो पहली लड़ाई थी वो जो पशुपति चाचा पशुपति पासवान है उसके साथ थी। और नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं इसमें साइलेंट भूमिका थी, इसीलिए जब यह विवाद बढ़ा था तो आपको याद होगा कि उस दौरान नीतीश कुमार विदेश चले गए थे ताकि उनका नाम इसमें ना घसीटा जाए और उनको बीच में कुछ बयान देना ना पड़े। और पशुपति पारस जो कि नीतीश कुमार के सहारे बगावत की थी और उन्हीं के कहने पर उन्होंने 5 जो सांसद थे एलजेपी के उसको तोड़ करके एक अलग गुट बना लिया था और उसके बाद एनडीए में शामिल होकर के मंत्री पद भी हासिल किया था। तो मुख्य रूप से ये जो लड़ाई चिराग पासवान की थी वो कहने को तो पशुपति पारस के साथ लड़ रहे थे, लेकिन लड़ाई उनकी नीतीश कुमार के साथ थी। लेकिन एनडीए में जिस तरीके से मोदी ने और अमित शाह ने तवज्जो दिया है चिराग पासवान को, उसके बाद से ये जो टिकट का ऐलान हुआ है उसके बाद से पैचअप एक तरीके से कहे जो नीतीश कुमार के साथ भी चिराग पासवान की मुलाकात हुई है और उन्हीं की पार्टी के जो अशोक चौधरी है, अशोक चौधरी की बेटी जो संभवी चौधरी है उनको भी खगड़िया से जो है टिकट थमाया गया है। तो कहीं ना कहीं सारे इक्वेशन को इसमें ध्यान में रखा गया है और ये जीत तो पहले ही जब एनडीए में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा इस बात का जब फैसला किया था बीजेपी ने, तो उसमें चिराग पासवान की जीत जो है वो साफ नजर आई थी कि जो डिमांड चिराग पासवान की तरफ से जो मांग रखी गई थी वो सारी मांग जो है एनडीए ने पूरा किया और उनके चाचा जिनसे इनकी लड़ाई थी उनको एनडीए में निकाला तो नहीं, लेकिन मजबूर इतना कर दिया कि वो खुद ही उसमें से निकल करके बाहर चले जाए, क्योंकि जो ऑफर था एक भी सीट, सबसे पहली बात है कि सांसदी का कोई भी सीट जो है पशुपति पारस के लिए छोड़ा नहीं गया। इसके अलावा जो उनको ऑफर दिया गया था अघोषित तौर पे वो भी ऑफर था कि उनके बेटे को बिहार में जो उनके भतीजे को प्रिंस पासवान उनको वहां पर मंत्री बनाया जाएगा और राज्यसभा के एक सीट के लिए बाद में सोचा जाएगा, यानी पशुपति पारस को राज्यसभा में सेट करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन वो भी आश्वासन कोई पूरा नहीं था। तो मुख्य रूप से यह जो टिकट का ऐलान है पूरे इक्वेशन को देखते हुए किया गया और चिराग पासवान ने जैसा कि पहले भी कहा था और रिक्वेस्ट किया था बीजेपी से कि उनके सीटों का बंटवारा जल्दी कर दिया जाए ताकि छोटी पार्टियों को चुनाव की तैयारियों के लिए वक्त मिल सके। तो मुझे लगता है कि जो बीजेपी ने पहले सीटों का बंटवारा कर दिया, 5 सीट जो वो चाहते थे उनको दे दिया गया और उसके बाद सीटों का ऐलान इन्होंने कर दिया है, तो निश्चित तौर पे उनको तैयारी का पूरा मौका मिलेगा और दूसरे फेज और तीसरे फेज से इनकी लड़ाई जो है शुरू होती है। फर्स्ट फेज में इनकी कोई भी सीट जो है वो नहीं है, इसलिए 19 अप्रैल नहीं 26 अप्रैल के लिए इनके जो प्रत्याशी है उन्होंने कमर कसा है और उसके बाद आगे की जो भी कार्रवाई जो भी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में इनके सारे प्रत्याशी जो है वो भाग लेंगे। मुकेश जी, लेकिन देखा जाए तो वैशाली से वीणा देवी जो है वो दोबारा टिकट लेने में सफल रही हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वीणा देवी जो है वो बगावत की थी, लेकिन उसके बाद दिनेश सिंह जो कि उनके पति हैं और काफ़ी कद्दावर नेता है, पुराने नेता हैं और उनकी चिराग पासवान के साथ बातचीत हुई है। बातचीत के बाद से पैचअप जो कहते हैं ना, राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता है, तो उसी फार्मूले के तहत वीणा देवी को रिपीट किया गया, लेकिन बाकी जितने भी थे उनमें से किसी को रिपीट नहीं किया। सूरजभान भी जो है प्रयास कर रहे थे कि उनको रिपीट किया जाए, नवादा से वो दावेदारी कर रहे थे कि नवादा से उनको मिल जाए और उन्होंने कोशिश भी की थी, लेकिन सूरजभान की पत्नी को टिकट नहीं मिला और वीणा देवी की जो दिनेश सिंह की पत्नी वीणा देवी को टिकट मिल गया है और चिराग पासवान के साथ दिनेश सिंह की जो पैचअप एक तरीके से कहे वो पैचअप हो गया है। क्योंकि देखिए एक चीज़ और भी इसमें चिराग पासवान ने देखा कि वीणा देवी की जो कंस्टिट्यूंसी है वो हाजीपुर से सटी हुई कंस्टिट्यूंसी है। वैशाली और हाजीपुर की कंस्टिट्यूंसी की जो सीमा है वो आपस में मिलती है और अगर दिनेश सिंह वहां पर जो है प्रभावी हैं, दिनेश सिंह केवल वैशाली में ही नहीं बल्कि मुजफ्फरपुर में और हाजीपुर में भी उनका प्रभाव है, तो अगर हाजीपुर से चुनाव लड़ना है चिराग पासवान को तो अपने आसपास की जो कंस्टिट्यूंसी है वहां पर भी अपने लोग चाहेंगे और वो किसी भी तरीके का जो है विरोध नहीं चाहेंगे। इस फार्मूले के तहत भी जो है चिराग
पासवान ने वीणा देवी को टिकट दिया है ताकि अपनी जो लड़ाई है उनकी, अब उसको जीतने में जो है दिनेश सिंह की जो है वो मदद मिल सके, और वीणा देवी को इसी फार्मूले के तहत दिया गया है। लेकिन एक चीज़ और भी है कि जो क्राइटेरिया उन्होंने टिकट देने का रखा गया है वो सबके साथ किया गया है, उस फॉर्मेलिटी को किए बिना कोई भी टिकट कहीं नहीं दिया गया है। बीच हम ये भी समझना चाहेंगे जिस तरीके से समस्तीपुर से अशोक चौधरी अपनी बेटी को शांभवी को टिकट देने में सफल रहे, टिकट दिलवाने में सफल रहे। अगर उनकी पैठ की बात की जाए तो चिराग पासवान में भी उनकी पैठ अच्छी है, नीतीश कुमार में भी उनकी पैठ अच्छी है। उनकी बैकग्राउंड को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अशोक चौधरी चूंकि नीतीश कुमार से इनकी निकटता है और नीतीश कुमार के साथ चिराग पासवान की बनती नहीं थी, और उसी के कारण पिछली बार एनडीए से इन्हें बाहर किया गया था। और पिछला विधानसभा का चुनाव जो 2020 का चुनाव था उसमें उन्होंने 35 सीटों पर नीतीश कुमार को सीधा नुकसान पहुंचाया था। सीट तो केवल चिराग पासवान एक जीत पाए थे, लेकिन 35 सीटें ऐसी थी जिसपे उन्होंने नीतीश कुमार को हरवाया था। और यही वजह है कि बिहार में तीसरी पार्टी बनकर के रह गए थे नीतीश कुमार। हालांकि मुख्यमंत्री वो बन गए, लेकिन ना तो वो बार्गेनिंग की पोजीशन में वो कभी नहीं रहे, और यही वजह है कि दोबारा जब उनकी वापसी एनडीए में हुई है तो बीजेपी अपनी शर्तों पे उनकी वापसी कराई है। और बीजेपी जो दमखम नीतीश कुमार की पहले थी 2020 के चुनाव के बाद से, वो दमखम अब उनके साथ नहीं रहा। लेकिन जो बीजेपी है उन्होंने एनडीए में किसी भी सहयोगियों के साथ जो है एक दूसरे के साथ मनमुटाव नहीं हो इसकी भी कोशिश की है, और सभी जो एनडीए के साथी हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन कराने की कोशिश की है। और चिराग पासवान ने अशोक चौधरी की बेटी को टिकट देने से पहले नीतीश कुमार के साथ बात की, और नीतीश कुमार की सहमति के बाद से ही ये टिकट उनको दिया गया है। क्योंकि देखिए, सब जगह देखा यह जाता है इशिका की एक तो नाम हो, उसके बाद जो दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है जो टिकट देने का, वो है सामाजिक इक्वेशन। सामाजिक इक्वेशन को ध्यान में रखा गया है, क्योंकि वो भी एससी, 3 जो सीटें हैं इसमें वो एससी की सीटें हैं, हाजीपुर है और जमुई है, और उसके बाद जो समस्तीपुर, ये तीनों एससी सीटें हैं। और एससी में कोई बड़ा चेहरा वैसा जो जीत करके ला सके सीट को, उसमें अशोक चौधरी का जो है वो एक बड़ा नाम है। और अगर देखिए, अगर अशोक चौधरी आपसे टिकट मांगते हैं और अगर आप टिकट नहीं देते हैं तो डेफिनेटली वो आपका विरोध करेंगे, और विरोध करेंगे तो शायद जो है, क्योंकि जो महागठबंधन की तरफ से चुनौती देने वाले जो लोग हैं, जो कैंडिडेट हैं, उनकी तरफ से विपक्ष एकजुट है। वहां पर कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जो दूसरी छोटी पार्टियां हो, उनके साथ सब एकजुट होकर के चुनाव लड़ रहे हैं। तो जब मुकाबला आपका होगा तो आपको भी एकजुट होना होगा, और इसीलिए अगर अशोक चौधरी के बेटी को आपने टिकट नहीं दिया होता तो वो भी आपको विरोधी खेमे में जाते, जिसका आपको नुकसान उठाना पड़ता। इसलिए उन्होंने इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए उनका टिकट फाइनल किया है। जी मुकेश जी, इसी बीच हम खगड़िया सीट को लेकर भी समझना चाहेंगे। खगड़िया जो है वो रामविलास पासवान का, या यूं कह ले चिराग पासवान का पैतृक गाँव है, और वहां से राजेश वर्मा को टिकट मिला है। इसे लेकर आप क्या बताना चाहेंगे? वर्मा हालांकि शुरू से जो है वो बीजेपी की राजनीति करते आए हैं, कांग्रेस में भी रहे हैं वो, और चिराग पासवान से उनकी दोस्ती से ज्यादा जो है वो रामविलास पासवान के करीबी रहे हैं वो। और रामविलास पासवान के साथ भले ही वो पार्टी किसी में रहो, लेकिन रामविलास पासवान के साथ उनका आना जाना, उठना बैठना रहा है। चिराग पासवान के साथ उनकी दोस्ती कब हुई ये मुझे नहीं पता, क्योंकि चिराग पासवान का राजनीति में प्रवेश ही नया है अगर राजनीति के हिसाब से देखें तो 2014 से पहले चिराग पासवान कहीं जो है राजनीतिक किसी पार्टी में नहीं दिखते थे, राजनीति की किसी तस्वीर में वो नजर नहीं आते थे। वो बॉलीवुड में थे, बॉलीवुड से सीधा उन्होंने एंट्री किया था राजनीति में। तो राजेश वर्मा एक नेता तो है, लेकिन कोई उस तरीके का नाम नहीं है जिस तरीके के बाकी। अगर सीटों की बात करें तो राजेश वर्मा सबसे लो प्रोफाइल अगर कोई कैंडिडेट है इस पांचों में तो मैं कहूंगा कि राजेश वर्मा है। लेकिन जमीनी पकड़ उनकी बहुत ही अच्छी है, वो बहुत ही सुलझे हुए इंसान है, बहुत ही स्वभाव से बहुत ही मृदु स्वभाव के हैं, मिलनसार हैं, और खगड़िया की राजनीति को समझते हैं और वहां के इक्वेशन को समझते हैं, और उसी क्षेत्र से हैं। तो उनको भी जो दिया गया, मुझे लगता है कि रामविलास पासवान के साथ होने का जो एक कहते हैं ना कि वफादारी राजनीति में देखी जाती है, और हर एक दो टिकट जो है पार्टी के वफादारों को दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि राजेश वर्मा को उसी कोटे के तहत जो है ये सीट मिली है। मुकेश जी, देखा जाए तो जिस तरीके से चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देते हुए बिहार में एक अपना पैठ बनाना चाहते हैं, एक अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं, क्या इन दिनों जब उनको 5 सीट वहां पर चुनाव के लिए मिली है, बिहार में अपनी पकड़ बना पाएंगे चिराग पासवान? चिराग पासवान के बारे में ये कहना कि वो पकड़ बना पाएंगे, ये मुझे लगता है कि ये बेईमानी होगी, क्योंकि चुनाव हारने के बाद भी चिराग पासवान एक ऐसे नेता थे बिहार के जो लगातार जनसभाएं करते रहे हैं, बिहार के संपर्क में रहे हैं। उन्हें कोई ये नहीं कह सकता कि वो दिल्ली के नेता है और वो पैरासूट से ड्रॉप हुए वहां पे।
वो लगातार चुनाव हारने के बाद भी, एनडीए से अलग होने के बाद भी उन्होंने कभी भी बिहार की जनता का साथ नहीं छोड़ा। और उनका जो बिहारी फर्स्ट का जो एजेंडा, एक तरह से विजन डॉक्यूमेंट उन्होंने जो तैयार किया था 2020 में, उसमें जो भी बातें उन्होंने रखी थी, उन सारी बातों को लेकर के वो लगातार 5 साल से वो जनता के बीच में जाते रहे हैं। और अगर आपको याद होगा, अगर पुरानी किसी भी जनसभा को आप देखें तो एक जन सैलाब, जो कहते हैं जन समुद्र जो है, उनकी सभाओं में देखने को मिला है और लोगों का प्यार ही है। और उनका वोट परसेंटेज खासतौर पे अगर देखें तो 7.26% जो है उनको वोट परसेंट मिला था, लेकिन सीटें उनको केवल 1 मिली थी। और बीजेपी राजनीति में किसी भी नेता का आकलन, किसी भी पार्टी का आकलन जो है उनके स्वभाव से, उनके चेहरे, उनके कद काठी से नहीं की जाती है, बल्कि उनको मिलने वाले जनता के प्यार से की जाती है। और पिछले चुनाव में उनको जो वोट परसेंटेज उनका है उसके आधार पर उनका आकलन किया जाता है। और जब एनडीए में उनका आकलन किया जा रहा था तो 2 चीजों का खासतौर पर ध्यान रखा गया था कि उनका वोट परसेंटेज कितना है और 5 साल में उनका वोट परसेंटेज कितना बढ़ा है। और जनता में जो एक थर्मामीटर के है ना, हर एक जो पॉलिटिकल पार्टी है, खासतौर पर अगर आप बीजेपी की बात करें तो हर एक 6 महीने पे ये एक सर्वे कराते हैं ग्राउंड लेवल पे। और ग्राउंड लेवल पे हर एक मुद्दे पे, हर एक नेता पे, हर एक पार्टी के साथ, जिनके साथ इनको जाना है, उनके बारे में सर्वे होता रहता है। ये लगातार एक कंटिन्यूअस जो है प्रोसेस है। इस प्रोसेस में जो बीजेपी के नेताओं के पास जो खबर आई थी, जो उनकी सर्वे की जो रिपोर्ट थी, उसमें चिराग पासवान काफी आगे निकल रहे थे और उनको जनता से प्यार मिलता हुआ दिख रहा था। और इनका 5 साल में इनका वोट परसेंटेज भी बढ़ा है। हालांकि कोई आधिकारिक जानकारी, आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि 7.26 से बढ़कर के इनका आंकड़ा जो 10 के आसपास पहुंच गया है। और 10% का आंकड़ा जो वो काफी बड़ा होता है राजनीति के हिसाब से। इसलिए मुझे लगता है कि 5 की 5 सीट जो है इस बार चिराग पासवान जीतेंगे। पिछली बार 7 सीटें मिली थी इनको, 7 में से 6 सीटें ये निकाल करके लाए थे, लेकिन इस बार जो 5 की 5 सीटें जो हैं ये निकाल के लाएंगे। कोई भी सीट मुझे ऐसा नहीं लगता है जहां पर चिराग पासवान जो है वो हारेंगे, क्योंकि चिराग पासवान अकेले इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इसमें उनको एनडीए का साथ है, बीजेपी का साथ है, जेडीयू का साथ है। और जो सीट चुनौतीपूर्ण हो सकती थी वहां पर जेडीयू के साथ इन्होंने पैचअप किया है। जो खगड़िया वाली सीट की आप बात कर रहे हैं, जो जमुई वाली सीट की बात कर, वहां पर जेडीयू के साथ इनका पैचअप हो गया है। और जिस तरीके से जी मुकेश जी, जिस तरीके से इन्होंने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली, इसमें जनता का भरपूर प्यार और समर्थन भी इन्हें देखने को मिला। धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन